जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से मैं एक नया सीरीज लाया हूं जो मॉडर्न हिस्ट्री से है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है ना। मैं ये रेगुलर चलूंगा, मैं रेगुलर इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको लिखा हुआ से पता चल ही रहा होगा कि जो टॉपिक आज का है उस टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है ना। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यदि आपके पास पेन और कॉपी है तो जरूर लेकर बैठिएगा, ठीक है ना, और उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या तो बिहार दरोगा का हो, या यूपीएसआई का हो, या बिहार के कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे या एसएससी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम हो, तो वो उसमें जो जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इतिहास से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, वो पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है, आज पहला टॉपिक है जिसका नाम है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, और देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि कंपनी जब 1600, देखिए एक थोड़ा सा कहानी के तौर पे बताता हूं कि जब 1400 ईस्वी का था, उस समय चल रहा था, तो उस समय क्या होता था कि भारत जो है ना, भारत तो जानते ही हैं, तो भारत के ठीक पश्चिमी क्षेत्र की ओर, जैसे आपको ले जाए तो अफ्रीका ले चाहिए, ठीक है ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, पुर्तगाल, डच, उस तरफ अगर ले जाए तो पता चलता है कि आज से नहीं, बहुत साल पहले से, जब सिंधु घाटी सभ्यता और उस समय वैदिक सभ्यता थी, तो उस समय भी व्यापार जो है रेगुलर होता रहा है भारत के साथ। होता रहा है ना, हाँ, तो होता रहा है। तो ठीक उसी समय में क्या हुआ था कि एक क्षेत्र था कि जिस माध्यम से व्यापार किया करते थे विदेशी सब किया करते थे। तो हुआ क्या कि जब विदेशी सब करते थे व्यापार, तो वो तुर्की के क्षेत्र में, जैसे तुर्की क्षेत्र हुआ, उस तरफ से जो है ना सामान को ले जाया करते थे। तो उस वक्त जो एक कस्तुनतुनिया नाम का एक जगह था, उस तरफ से क्या किया गया था कि ले जाया करते थे। तो वहां पे जो जितने भी लुटेरे सब थे, जो लुटेरा कहिए या डाकू कहिए या वहां के रहने वाले लोग कहिए, वो एक प्रकार का टैक्स के माध्यम से लेते थे, ठीक है ना, और टैक्स न देने पर लूटपाट भी कर लेते थे। तो इस समस्या का निदान पाने के लिए वो जो पश्चिमी क्षेत्र, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी देश थे, ठीक है ना, यूरोपीय देश थे, वो सब क्या किए कि एक अपना अपना तरीका से जो भी उस क्षेत्र में, ठीक है ना, जो खोज करता है उस क्षेत्र में उनको योगदान दिया और बोल दिया गया कि आप जो है इस पे काम कीजिए, नया नया मार्ग का खोज कीजिए, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि अगर खोज करते हैं तो हम आपको अत्यधिक मात्रा में व्यापार करने का भी पूरा अलाउ कर देंगे और आपको ज्यादा मात्रा में इनाम और पैसा भी दिया जाएगा। तो पुर्तगाली जो थे उस समय, ठीक है ना, एक का नाम जानते होंगे जिसका नाम है, भारत का खोज किसने किया था, आप ही बताइए, भारत का खोज किसने किया था और अमेरिका का खोज किसने किया था? देखिए कोलंबस, ठीक है ना। कोलंबस जब 1400 निकले ना 92 में, तो क्या हुआ कि वो भारत की खोज करने के लिए वो निकले, कोलंबस, ठीक है ना। तो भारत का खोज करने के लिए निकले, लेकिन वो क्या हुआ कि रास्ता भटकने के कारण वो अमेरिका चले गए। तो कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका का खोज कर लिया, मतलब उनको श्रेय ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार उसी समय एक पुर्तगाली थे जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो क्या किए कि वो भारत का जो खोज करने के लिए निकले ना, तो वो चले गए, ठीक है ना, चले गए भारत का खोज करने के लिए। तो वो किसी तरह से लगभग कहा जाता है तो वो 1498 करीब वो भारत में पहुंच गए, ठीक है ना। कहां पहुंच गए? भारत में पहुंच गए। तो वहां पे एक जो वहां के शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, ठीक है ना, जमोरियन के नाम से जानते हैं, और वो बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह, ठीक है ना। तो वहां पहुंचे और किस रास्ते से होकर गए थे? तो देखिए वो जो है एक कीप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो क्या किए, भारत में पहुंचे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति भी थे जिनका नाम आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसके साथ वो भारत तक पहुंचे, यानी कि
केप ऑफ गुड होप के बाद वहां से भारत तक किस वो इंसान था, ठीक है, पथ प्रदर्शक था, जिसके माध्यम से क्या किए थे कि वास्को डी गामा भारत में पहुंचे थे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 1498 में क्या हुआ कि वास्को डी गामा ने क्या किया कि खोज कर लिया भारत का। ऐसे भारत का तो खोज नहीं हुआ है, वो पहले से खोजा है, एक रास्ता, व्यापार करने का मार्ग जो है वो खोज लिया, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे, जमोरिन ने उनको भव्य स्वागत किए। और क्यों किए? क्योंकि इसलिए क्यों कि मतलब ये विदेशी थे, यानी कि यूरोपीय कंपनी से, मतलब यूरोप से आए थे, यानी कि पुर्तगाली थे, ठीक है ना। और वो क्या किए कि जमोरिन से मिलने के बाद क्या हुआ कि उनको भेंट के रूप में बहुत सारे हीरे जेवरात के तरीका से उनको भेंट किया, ठीक है ना। तो भेंट किए तो थोड़ा खुश हो गया जमोरिन उस समय, ठीक है ना। तो खुश होकर उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और उसके बाद इसका जो वास्को डी गामा का मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। क्योंकि भारत जो है शुरू से व्यापारों का, मतलब मसालों का जो है बहुत बड़ा जो है आयात वाला देश और निर्यात वाला देश, आयात नहीं निर्यात वाला देश रहा है। जैसे काली मिर्च हो गया, जैसे मतलब इलायची हो गया, लौंग हो गया, तो बहुत ऐसे मसाला जिसका यूज जो है करते थे मतलब यूरोप के लोग, ठीक है ना। जैसे मांस वगैरह भी खाते थे, तो उस पर जब लगा कर खाते थे तो टेस्ट बढ़ जाता था। इसके कारण जो है क्या हुआ कि ज्यादा जो है मसाला का व्यापार होना स्टार्ट हुआ। तो कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा यहां से, यानी कि भारत से जो है मतलब मसाला जब ले गए, तो जितना आने का और जाने का जो खर्चा हुआ उसको काट देने के बाद टोटली 60 गुना, करीबन 60 गुना जो है मुनाफा उसको हुआ वास्को डी गामा को। तो इसीलिए बहुत सारे व्यापारी जो है देखकर थोड़ा सा ईर्ष्या पैदा हुआ कि अरे ऐसा हो सकता है, तो चलिए वो भी खोजना स्टार्ट किए, वो भी जाना स्टार्ट किए। तो ये एक तरीका का पड़ाव था जो मैंने बताया आपको एक कहानी के माध्यम से, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे कंपनी का स्थापना हुआ और कैसे क्या था, कौन से कंपनी आए और कैसे क्रम उनका क्या था, उन्होंने कौन सा फैक्ट्री बनाया, और क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ठीक है ना। देखिए, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कंपनी के आगमन का क्रम बताइए, यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम बताइए। तो ठीक है, इस तरीका से याद रखिएगा, PDEF, इस तरीका से याद रख सकते हैं। PDF जो है नहीं होता है किसी चीज का PDF, नोट्स वगैरह PDF, हाँ, तो PDEF कर दीजिएगा, PDF नहीं, उसमें E लगा दीजिएगा तो PDF हो जाएगा। जैसे P से पुर्तगाली, D से डच और E से इंग्लैंड, या इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, अंग्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, और F से फ्रेंच। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे देखते, पुर्तगाली जो है 1498 में आए थे, उसके बाद डच जो है वो 1595 में आए थे, और अंग्रेज जो है 1600 और फ्रेंच जो है 1664 में आए थे। तो ये उनका क्रम है जो कि मैं बारीकी से समझाया हूं, नोट जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इससे बेहतर तरीका आप कहां बताया जाएगा। अगर आ रहा होगा समझ में तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए, कंपनियों की स्थापना क्रम, ध्यान रखिएगा, कंपनियों ने जो फैक्ट्री जो लगाई थी उसका स्थापना क्रम को भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। पुर्तगाली, ठीक है ना, ये भी दिया गया PEDF, इस तरीका से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या था, PDEF और यहां पर PEDF, यानी कि D को E को D में चेंज कर दिया। सिंपल है, समझ में आ रहा है। एक थोड़ा सा याद करने का मतलब साधने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं आपके सापेक्ष, समझ में आ रहा है। चलिए, तो पुर्तगाली जो है 1498 में आए थे, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद जो है ना अंग्रेज आए थे। अब यहाँ कहिएगा कि सर ये पुर्तगाली के बाद डच आए थे, तो यहाँ पर पहले तो डच आए थे बाद में अंग्रेज आए थे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो देखिए, आए तो थे डच, लेकिन कोचिंग में सूरत में जो है स्थापना किया था, फैक्ट्री लगाया था, वो सबसे पहले कौन? तो अंग्रेज, बाद में डच किए थे। तो इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो पहले पुर्तगाली आए 1498 में, और पहला फैक्ट्री जो है उन्होंने कोचीन में, यानी कि 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापना किया,
ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छा है। उसके बाद क्या है कि अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, ठीक है, और सूरत में 1608 में। ध्यान रखिएगा ये 98 था और यहां 5 साल बाद, कितना साल बाद? 5 साल बाद जो है 1503 में, और देखिए 1600 है तो फिर यहां से 1608 में सूरत में। तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाली जो है पहला फैक्ट्री अपना कहां बनवाया था, स्थापित किया था? तो कोचीन में। कोचीन में यानी कि 5 साल बाद, 98 के बाद 5 साल यानी कि 1503 में। उसके बाद अंग्रेज जो है 1600 में आए थे, ठीक है ना, 1600 से 8 साल बाद यानी कि 1608 में क्या किए? सूरत में पहली फैक्ट्री का स्थापना किया, ठीक है ना। देखिए फैक्ट्री वो नहीं होता है, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो नहीं, मतलब सामान को खरीद लिए भारत से, और एक जैसे कोल्ड स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टोर आलू प्याज रखता है, तो वैसा ही खरीद लिए और जाके कोल्ड स्टोर टाइप का जो एक होता है ना, उसी को फैक्ट्री के नाम यहाँ पर दिया गया। इस बात को समझिएगा, ये नहीं समझ लिया फैक्ट्री स्थापना किया तो उसमें कुछ काम करेगा यानी कि कुछ बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। फैक्ट्री कहने का मतलब कि सामान का एक स्टोर रूम समझते हैं ना, वैसा ही बड़ा सा स्टोर रूम बना दिया ताकि जितना भी सामान है जो भी भारत से खरीदा है उसको ला के रख दिया। अब धीरे धीरे करके शिप के माध्यम से, बड़ा बड़ा बोट के माध्यम से उस समय क्या करते थे कि ले जाया करते थे अलग अलग देश में। जैसे अंग्रेज इंग्लैंड ले जाते थे, ठीक है, फ्रांसीसी जो है फ्रांस ले जाते थे, समझ रहे ना। उसके बाद पुर्तगाली पुर्तगाल में ले जाते थे, तो बहुत सारे अलग अलग इस तरीका से ले जाया करते थे। तो फैक्ट्री का मतलब समझ में आया ना? हाँ, एक गोदाम समझिए जिसमें रखा जाता है। बहुतों को नहीं समझ में आता, इसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो सूरत में याद रखिएगा अंग्रेज ने 1600 ईस्वी में सूरत में 8 साल बाद यानी कि 1608 में प्रथम फैक्ट्री लगाया था। दूसरा है डच, उसके बाद कौन है? डच। डच जो है 1602 में 3 साल बाद, पहला 5 साल, दूसरा 8 साल और तीसरा 3 साल बाद यानी कि 1602 के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किए। आप सभी को क्लियर है? एक और देखते हैं फ्रांसीसी, वो क्या है 64 में आए और 68 में क्या किए? 4 साल बाद यानी कि 4 साल बाद क्या किए कि स्थापना किए कहां पर? सूरत में, ठीक है ना। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी का दोनों का फैक्ट्री पहला कहां रहा? सूरत में। तो ध्यान रखें, मेरे साथ बोलिए एक बार। देखिए अंग्रेज जो पहले जो है आपको पुर्तगाली आए 1498 में, 8 साल बाद, ठीक है ना, 8 साल बाद कोचीन में फैक्ट्री स्थापित किया। कोचिंग में 8 साल बाद 5 साल बाद कोचिंग में, यानी कि कितना ईस्वी में? 98 के बाद 5 साल आपका हो गया 1503 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा है अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, 8 साल बाद यानी कि 1608 में, कहां पर? तो सूरत में। कहां पर? सूरत में। उसके बाद डच आए, तो डच 1600 ईस्वी में आए, तो 3 साल बाद डच जो है 1602 में आए, 1605 में स्थापित किए मसूलीपट्टनम में। क्लियर है? याद हो रहा है? उसके बाद आए क्या? उसके बाद लास्ट आए फ्रांसीसी 1664 में आए, 4 साल बाद फिर सूरत में ही क्या किए? सूरत में ही क्या किए? सूरत में ही 4 साल बाद जो है अपना फैक्ट्री स्थापित किए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? थोड़ा देरी लग रहा है लेकिन समझ रहिए, एक बार पढ़ने का फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ये गारंटी देता हूं मैं। नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली का एक राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। उसको द नेविगेटर के नाम दिया गया, यानी कि द नेविगेटर के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो प्रिंस हेनरी को जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्रम बाई क्रम जानते हैं कि पुर्तगाल, उसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये सब के बारे में हम बारीकी से समझने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला हमारा पुर्तगाल है। पुर्तगाल में सबसे पहला स्थापना तो मैंने बता दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक उस समय पुर्तगाल में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्मीडा, ठीक है ना। अल्मीडा नाम था, जो कि 1505 में आया और 1509 तक उसने उस समय पदभार संभाला, यानी कि प्रथम वायसराय के रूप में उस समय का गवर्नर को ही वायसराय का नाम दिया जाता था, ठीक है ना। तो प्रथम वायसराय जो था यानी गवर्नर था, कौन था? अल्मीडा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब प्रचलन किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब कि नीली जो है, नीली पानी की एक व्यवस्था है, वो चलाया था। इसका क्या उद्देश्य क्या रहा? तो इसका ये उद्देश्य रहा कि जितने भी समुद्र तट से होकर जो भी जाते हैं या कोई भी मतलब कोई भी जो समुद्री इलाका है वो अपने अंडर में कर लेना, ताकि कोई भी अगर किसी को व्यापार करना हो या तो भारत के अंदर जो रह रहे राजा रजवाड़े थे उनको ही व्यापार करना हो, तो वो जो है इनकी सहायता से यानी कि
उसका हेल्प लिया करते थे, ठीक है ना। तो प्रथम वायसराय जो है गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। ब्लू वाटर की पॉलिसी जो चलाई थी, किसने चलाई थी? तो वो अल्मीडा ने। ये 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और ज्यादा बहुत सारे हैं बुक में, लेकिन जो पूछा जाता है ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 में, यानी कि 5 से 6 साल तक उसने गवर्नर का रूप धारण किया। इसी को रियल में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अल्मीडा जितना उतना अच्छा काम नहीं कर पाया, उससे कई गुना ज्यादा काम जो है अल्बुकर्क ने करके दिखाया। जैसे वैवाहिक नीति अपनाया, ठीक है ना। यानी कि वैवाहिक नीति कहने का मतलब क्या? वो एक तरीका का सोच था उसका। क्या सोच था कि अगर मान लीजिए कि विदेशी समझकर तो कोई उसको घर में नहीं ना रख सकता है, तो क्या किया मतलब जैसे मौर्य साम्राज्य में पढ़े होंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो भी विवाहिक संबंध बनाकर अपना साम्राज्य को विस्तार किया था। ठीक उसी प्रकार ये जो अल्बुकर्क था वो भी विवाहिक नीति को शादी कर करके, ठीक है ना, वो दूसरा को अपने जितने भी लेबर मजदूर थे उसके अंडर में जो भी कर्मचारी थे सबको बोल दिया गया था कि आप शादी कीजिए, ठीक है ना, भारत में रहने वाली स्त्री से शादी कीजिए और उनका जो बच्चा या जन्म लेगा उससे विस्तार होगा तो भाई अपना ससुराल बन जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा, कोई हटा नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। तो ये एक प्रकार का नीति उसका कितना खतरनाक रहा वो देखिए, समझ रहे हैं ना। और इसी तरीका से अपना वो जो पुर्तगाली जो है अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। राजधानी उसने कौन सा बनाया? कोचीन। किसने राजधानी कौन सा बनाया? कोचीन। ये देखिए, ये एक कोचीन जो है ना 3G एक बात समझिए, यानी कि सोना, धर्म और सुंदरता। सोना जितना भी भारत में, इसका एक नीति था कि जितना भी जो है भारत में सोना है उसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, लूट के या जिस तरीका से हो इसको लेकर और पुर्तगाल में भेज दिया जाए। उसके बाद धर्म में परिवर्तन करिए, यानी कि ईसाई धर्म जो था, जो भी था उसका जो धर्म, उसको धर्म में परिवर्तन करना है प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण इसका पतन का कारण यही सब रहा, ठीक है। सुंदरता, जैसे अगर पुर्तगाली जो है थोड़ा गोरा गोरा रहते हैं तो ये सुंदरता का भी फायदा उसने उठाया और स्त्री से वैवाहिक संबंध बनाकर या इस तरीका से जो भी है, क्रूरता भी दिखाई थी बहुत। इसके बारे में मतलब गलत शब्द है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ही अच्छा, आप खुद समझदार है, ठीक है ना। तो इस तरीका से उसने क्या किया कि कोचीन जो है उसकी राजधानी बनाई, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1510 ईस्वी में क्या किया गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। एक उस समय का शासक था आदिल शाह। आदिल शाह से क्या किया, गोवा को छीन लिया और उसने क्या किया कि उसको अपना केंद्र में रख लिया, ठीक है ना। एक फैक्ट्री छोटा सा बना दिया और रख लिया, ठीक है ना। कहा जाता है कि 1947 के बाद भी, ठीक है ना, ये आजाद नहीं, मतलब छोड़ा नहीं। माना जाता है कि गोवा को 1961 में आजाद हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय बोला गया ना, तो क्या बोला कि नहीं ये पुर्तगाल का हिस्सा है। अब बताइए पुर्तगाल कहाँ है? अब भारत में आके ससुरा घुस के कहिएगा कि मतलब हमारे दो से थोड़ी ना होता है, समझ रहे हैं। हाँ, तो देखिए बात ऐसा है कि लास्ट में खदेड़ा गया, जब मार फट्टा चलना स्टार्ट हो गया तो फिर क्या हुआ कि 1961 में उसको भागना पड़ा और गोवा जो है भारत का एक सुंदर राज्य के रूप में अभी जानते ही हैं आप सब। तो हमने पुर्तगाली अल्मीडा के बारे में पढ़ लिया, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा नीनो डी, अगला जो है नीनो डी कुन्हा, ये भी एक गवर्नर जनरल था, यानी गवर्नर था, यानी कि जैसे वायसराय के रूप में ये भी नियुक्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ, तो इसने क्या किया कि जब जीत गया गोवा को तो क्या किया, गोवा को अपना राजधानी बना लिया, ठीक है। राजधानी जब बनाया तो 1535 ईस्वी में द्वीप और 1559 ईस्वी में दमन को भी कब्जा कर लिया, उस पर भी कब्जा कर लिया और बना के रखे हुए हैं। बताइए कितना पापी है, बताइए। तो इसको तो मार के घुसा के फोड़ देना चाहिए तो उसी समय, लेकिन क्या करे। देखिए अब भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ये भी क्वेश्चन आता है, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस, जैसे आपको पता होगा कि कागज का आविष्कार किसने किया, तो चाइना ने, ठीक है ना। तो उस समय चाइना से भी व्यापार जो है उस समय रेगुलर होता था, ठीक है ना। तो जब कागज का जो उद्योग होना स्टार्ट हो गया तो अब प्रिंटिंग मशीन, यानी कि लिखने में उस समय थोड़ा तकलीफ होता था, कितना लिखेगा, इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस मशीन का जो आविष्कार जो है वो पुर्तगाली का ही श्रेय दिया जाता है। कुछ कुछ फल जैसे संतरा हो गए, कुछ कुछ फल हो गए जैसे आलू हो गया, जैसे बहुत सारा मतलब सब्जी का जो
है वो सब का भी देन जो है पुर्तगाली को ही माना जाता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो जो खैनी वगैरह जो होता है, तंबाकू, समझ रहे हैं ना, तंबाकू का भी आविष्कार जो है, आविष्कार नहीं मतलब उत्पादन करने का क्या शुरुआत किसे कहा जाएगा, पुर्तगाली को, यानी कि यूरोपियों को ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप यूरोप के बारे में क्लियर, यूरोपीय कंपनी यानी कि पुर्तगाली के बारे में समझ गए, क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में लिखिए कि सर सही में अच्छा लग रहा है। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो देरी से लाऊंगा। इससे क्या होगा कि मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा और पूरा आधुनिक भारत का इतिहास इतना ही मजा से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं डच के बारे में। तो डच क्या है ध्यान से समझते हैं। तो कहा जाता है कि 1595 से 96 में कार्नेलियन हाउटमैन जो है वो पूर्वी एशिया, ध्यान से समझिएगा, एक चीज इसके बारे में बता रहे, देखिए इंडोनेशिया से मसाला का उत्पादन ज्यादा मात्रा में ये करता था। ज्यादा इतना भारत में दिलचस्पी इसको नहीं था। अगर ये भारत में दिलचस्पी दिखाया तो सिर्फ वस्त्र के लिए दिखाया, यानी कि वस्त्र का उद्योग यहाँ पे उसने क्या किया, वस्त्र का उद्योग यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में किया, आयात निर्यात, मतलब आयात किया, सिर्फ भारत से ले गया, ठीक है ना, निर्यात किया, ठीक है ना। तो इस तरीका से आगे 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जो कि बंगाल का युद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो बेदरा का युद्ध जब हुआ ना, तब किसके किसके बीच हुआ, तब डच के बीच हुआ और अंग्रेज के बीच हुआ, ठीक है ना। तो वहां पे अंग्रेज जो है ना ज्यादा पावरफुल था, वो डच को मार कर खदेड़ कर भगा दिया, ठीक है ना, पराजित कर दिया डचों को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज ने उसे वापस कर दिया, ये बात है, वो भगा दिया तो ज्यादा विशेष था नहीं, बेचारा सिमट के कुकुर टाइप का बैठ के आराम से रह गया। अब खड़े तो क्या करे बेचारा, वो एक दो जगह परमिशन लेके कि भैया हमको दे दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दीजिए, कोना उना दे दीजिए, उससे में हम अपना व्यापार उपार कर लेंगे, ऐसा कुछ हुआ। खैर वो अलग बात है। तो अब चलते हैं अंग्रेज के बारे में, यानी कि इंग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, आपको पता होगा इंग्लैंड, ठीक है ना, अंग्रेज जिसको बोलेंगे। कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक कंपनी की स्थापित की गई, जिसका मूल उद्देश्य था पूर्वी भारत में जाकर व्यापार स्थापित करना या व्यापार करना था, ये इनका उद्देश्य था। लेकिन देखिए उद्देश्य किस तरीका से गुलामी के जंजीरों में बांध दिया भारत को, वो आप जब इतिहास पढ़िएगा ना, मेरे साथ आप बने रहिए, जब पढ़िएगा तब बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आपको कहानी के तौर पे ना इतना इंटरेस्ट लगेगा ना कि हम क्या बताएं, बस आपको नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय क्या हुआ था कि भारत के शासक जो है अकबर थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कितना बार बीपीएससी में पूछ चुका है, बिहार दरोगा में, ईएसआई में भी पूछ चुका है, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी पूछ चुका है। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अंग्रेजी सत्ता जब उस समय भारत में आया था, ठीक है, स्थापना हुआ था, तो उस समय के शासक कौन थे, तो उस समय के शासक जो है अकबर, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर थे, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी कीजिए और मन लगा के सरकारी नौकरी लीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा लीजिए। क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, इतना आज पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े तो फिर अगला साल इतना ही पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मेहनत कीजिए और हमेशा के लिए रिजल्ट लीजिए, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब उसके बाद जो है थोड़ा सा और देखते हैं क्या है कि थोड़ा इसभी को ध्यान रखिएगा, ये सब इसभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझिएगा कि देखिए 1603 ईस्वी में आपको बता दे कि सूरत में जो है आपको पता होगा कि फैक्ट्री स्थापित हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ की उस समय मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, उस समय तो महारानी थी, जो कि आदेश दिए कि जाइए आप पूर्वी क्षेत्र में जाकर आप जितना हो सके व्यापार फैलाइए, ठीक है ना। तो वो उस समय महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, जाती है। तो इसके मृत्यु के बाद ब्रिटेन में जो शासक बनते हैं उनका नाम है जेम्स प्रथम। क्या नाम है? जेम्स प्रथम। तो चलिए देखिए जेम्स प्रथम, उसके बाद क्या हुआ 1608 में क्या हुआ कि कैप्टन हॉकिंस
कौन? कैप्टन हॉकिंस मुगल के दरबार में, यानी मुगल दरबार में पहुंचा था। लेकिन बात ऐसा है ना कि मुगल के दरबार में पहुंचा, वो तो मिलने गया अकबर से, लेकिन उस समय अकबर नहीं थे। तो कौन थे? तो उस समय जहांगीर थे। वो तो फरमान लेकर गए कि ऐसा देखिए सर ऐसा है, लेकिन वो तो थे नहीं, अकबर थे नहीं। तो अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में और वो जाते हैं 1608 में। ठीक है, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1608 में और सर टॉमस रो जो है 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो बात है कि कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में क्यों गया, कारण क्या था? तो देखिए कारण ये था ना कि जो अकबर ने फरमान जारी किया था, जो भी दिया था कि आप व्यापार करना है स्टार्ट कीजिए, और वो जो कैसे होता है रजिस्ट्रेशन करवाना या जो भी समझिए उसको, तो वो जब किया तो क्या हुआ कि अकबर तो था नहीं, तो उसने बोला कि आप जहांगीर, आप उनके बेटा है जो भी, ठीक ना, सो क्या आप ये फरमान नहीं देंगे? तो वो बोले कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे पिता या जो भी है पूर्वज दादा जो भी, जब अगर जुबान दे दिए तो जुबान पे हम अड़े रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1608 में और सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। एक बात याद रखिएगा, 1600 ध्यान से समझिएगा, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा, एक सुनहरा फरमान मिला। किस टाइप का वो आगे देखेंगे। 1717 में देखेंगे कि उस समय फर्रुख सियर था। कौन था? उस समय फर्रुख सियर था मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य में, जो कि जॉर्ज सरमन उस समय गए थे। तो उनको क्या मिला कि उनको एक मैग्ना कार्टा वाला अधिकार मिल गया। कैसे? क्योंकि कहा जाता है कि फर्रुख सियर को ना कुछ भयंकर बीमारी हो गया था। उस बीमारी को ठीक जो है, मतलब ये जो अंग्रेज थे वो कर दिए थे किसी के माध्यम से, ठीक है ना। तो जब कर दिए थे ना तो ये खुश होकर उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुम्हें ये फरमान दे दूंगा, जाओ बम्बई में जाओ, बम्बई पूरा बम्बई जो है ना उसमें तुम अपना सिक्का ढलवाओ और जाके कर दो। वो क्या क्या फरमान थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखते हैं। वो 3000 वार्षिक टैक्स लेकर मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। देख रहे हैं ना, उतना भी खुशी नहीं होना चाहिए इंसान को। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये फरमान अगर नहीं देता तो भारत जो है गुलाम नहीं होता, ठीक है ना। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरा क्या है कि 10,000 वार्षिक कर भी लेकर मुगलों ने सूरत के क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। तो कहने का मतलब 3000 वार्षिक दर पे बंगाल को और 10,000 से वार्षिक दर से सूरत पर क्षेत्र क्या कर दिया, फ्री में व्यापार करने के लिए कर जा करो। और उसके बाद साथ में बंबई में सिक्का चलाने का भी आदेश जो है दे दिया। तो समझिए जितना मन करेगा उतना सिक्का चलाएगा। तो समझिए तो उसके हाथ में सरकार पड़ ही गया, तो वो तो गुलाम बना ही सकता है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। और इस बात को, ये फरमान जो है, इस फरमान को मैग्ना कार्टी या मैग्ना कार्टा के नाम से या अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने, मतलब भारत में जो ये मैग्ना कार्टा जो है 1717 में जो फरमान जारी हुआ था वो किसके दरबार में हुआ था, किसने दिया था? तो याद रखिएगा फर्रुख सियर ने दिया था। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। 1661 में, ठीक है ना, एक विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति कहने का मतलब विवाह हुआ ब्रिटेन का राजकुमार जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है ना, कैथरीन था। तो ये दोनों के साथ क्या, दोनों से शादी हो गया, यानी कि ब्रिटेन का राजकुमार और पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हो गया। तो भाई दहेज में कुछ मिलेगा ना, तो वही दहेज में पुर्तगाली जो है अंग्रेज को क्या किया, ब्रिटेन को बम्बई जो है, बम्बई वो मतलब समझिए तो दहेज के रूप में दे दिया,
ठीक, अब जब दहेज के रूप में दे दिया तो 1668 में कहा जाता है कि 10 पाउंड वार्षिक किराया पर कंपनी को क्या कर दिया, बंबई ब्रिटेन वाला दे दिया। कौन दे दिया, तो ये कौन दिया, तो ये चार्ल्स द्वितीय ने मतलब इस तरीका का दे दिया राजकुमार ने। अब जब दे दिया, लगता है कि उनका बाबूजी के मुंबई था, खैर वो अलग बात है। तो आगे देखते हैं 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना जो है सर जॉन चाइल्ड के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, सर जॉन चाइल्ड के साथ हुआ। और उसमें क्या हुआ कि औरंगजेब ने ना मार धार करके एकदम फट्टा देकर उसको पराजित कर दिया। किसको, चाइल्ड जी को। चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा लड़ने जाएगा सियान से तो वो हारवे ना करेगा। तो वही सर जॉन चाइल्ड से सामना हुआ और चाइल्ड जो है पराजित हो गया और इसे भागने पर विवश कर देने मतलब कर दिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब थोड़ा जानते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बारे में। यह प्रथम प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया, जिसके हेड जो है वो आचर को बनाया गया। किसको बनाया गया, आचर को बनाया गया। ये याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कहाँ स्थित है, मद्रास में। ठीक है, कोलकाता में कहाँ है, कोलकाता में कौन है, द फोर्ट विलियम। और फोर्ट लुई जो है पांडिचेरी में है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ था और कुछ बातें थी जो कि संधि के रूप में ये देखने को मिला था, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब यूरोपीय कंपनी का आगमन पार्ट 2 जब आएगा ना, तो उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।